लीडर्स आपको सिखाते हैं, आपका जिससे कोई लेना देना नहीं होता है वहां पर भी आपको लोग बताते हैं चीजों को। लीडरशिप डेवलपमेंट आप सिर्फ यूट्यूब पे डालिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ये कोई ऐसी नई चीज हम लेके नहीं आए हैं कि कोई अजूबा लेके आ गए हो, ऐसा नहीं है। लीडरशिप डेवलपमेंट एक बहुत ही पहले से प्रथा चली आ रही है, लीडर्स कैसे डेवलप किए जाएं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही पुराना टॉपिक है, लेकिन आज हम इसमें नए तरीके से बात करेंगे। हाँ, लेकिन शुरुआत हम कॉमन बात से ही करेंगे, क्योंकि कॉमन बात से ही शुरुआत करना अच्छा भी होता है। क्योंकि कॉमन बात क्या होती है, आम पब्लिक को कनेक्ट करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्या बात है। आनंद कुमार जी, किरण जी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, लव यू लीडर्स। मेरा कहना है कि कॉमन बात से हम शुरुआत करेंगे और फिर आपको स्पेशल बात के ऊपर लेके जाएंगे, जहां पर आप कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ये कहते तो आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा, लेकिन आज यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजें देखेंगे भी कि लीडरशिप डेवलप करने के या लीडर्स को चुनने के नायाब तरीके कौन से हैं। लोग आपको मोटिवेशनल जितने स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आपको पूरा पॉपकॉर्न बना देते हैं, पूरा आपको जो है ऐसी ऐसी पॉजिटिव बातें भर देते हैं, उसके बाद में आप कूदने लगते हैं। लेकिन कूदता हुआ आदमी लीडर नहीं होता है, आपको बता दो। लीडर जो भी होता है दोस्त, वो अपने पर्सनल पावर से होता है, पोजिशनल पावर से कोई लीडर नहीं होता है। पोजिशनल पावर और पर्सनल पावर को समझने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। पर्सनल पावर वो होती है जो आप सेल्फ डेवलप करते हो, और जो पोजिशनल पावर होती है जो आपको विरासत में मिलती है। पोजिशनल पावर वाले बहुत सारे लोग ने अपना कैरियर खत्म कर लिया, जैसे कि आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने ही हैं, आप सब जानते हैं। चाहे वो राहुल गांधी साहब हो गए, चाहे वो अभिषेक बच्चन साहब हो गए, इनको पोजिशनल पावर मिली हुई है, इनको इनके पिताजी से विरासत में वो चीजें मिली हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो लोग अपनी उस लाइन में सक्सेस हैं? प्लीज कमेंट करें अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। क्या ये लोग अपनी उस लाइन में लीडरशिप के रोल में राहुल गांधी साहब, या फिर अपना अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन साहब, ये लोगों के पास पावर की कोई कमी है? बताइए आप, कोई कमी है क्या? कोई भी कमी नहीं है इनके पावर के पास। इन लोगों को सदी का महानायक का बेटा, आज उसको एक फिल्म नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उसने पोजिशनल पावर को एक्वायर किया, उसके पास पर्सनल पावर डेवलप तो की, बट उसने क्यों नहीं कर पाई, आज हम लोग शायद इस सेशन की समाप्ति पे ये चीजों को जान जाएंगे। अभी आप लोग हैंड रेज ना करें, मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा हैंड रेज करने के लिए, तब आप कर लीजिएगा। हम आप लोगों से आज दिल से खुल के बात करेंगे, 100%। थैंक यू सो मच दोस्तों। लीडरशिप जो होती है, वो लीडरशिप जो है ली जाती है। लीडरशिप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर के आप कभी लीडरशिप नहीं ले सकते। हमारे यहाँ देखते मैं तो हूँ कि बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं ना, वो मेरा को 5 महीना होने जा रहा है हेल्प इंडिया के अंदर, अभी भी कुछ लोग मेरे से बोलते सर, कुछ लोग कुछ पूछ रहे हैं, प्लान दिखा दीजिए उनको। मुझे तो शर्म आती है, लेकिन क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग लीडरशिप में नहीं आ पाते हैं। लीडर्स हमेशा सिस्टम को क्रिएट करके आपको देंगे। लीडर्स विल ऑलवेज द सिस्टम क्रिएटर। ये मैं आपको कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूँ जो आप अपने यूट्यूब पर भी पा जाओगे, लेकिन मैं आपको साथ अभी कनेक्ट होने के लिए मैं कुछ कॉमन चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा अगले 15 मिनट तक। उसके बाद आपको कुछ स्पेशल चीजें बताऊंगा कि आप अपने टीम के अंदर चुटकियों में लीडर्स कैसे ढूंढें। ये आपको आज फार्मूला भी मिलेगा और आप इसका प्रैक्टिकली अनुभव भी करेंगे अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में भी। तो लीडर्स हमेशा अपना प्रभाव दिखाते हैं, कभी भी दबाव नहीं दिखाते। अगर कोई दबाव दिखा रहा आपके ऊपर है तो 100% मान लीजिए वो लीडर नहीं है। दबाव दिखा करके आप किसी से काम ज्यादा अच्छी तरीके से ज्यादा दिनों तक उसको टीम में नहीं रख सकते। रेणु जी ने कुछ दिनों पहले पूछा था, सर आप 1 महीने में सिटी हेड कैसे निकाल दिए बिना किसी टीम के सपोर्ट के, बिना किसी अपलाइन के सपोर्ट के? आप कभी जयपुर आज तक आए नहीं, आप किसी से मिले नहीं, आपका कोई सोर्स पावर नहीं है। दोस्तों,
आज उन चीजों को भी हम लोग गूगल पे दोस्तों लोग आपको ढूंढें कि आप ऐसी पर्सनालिटी बनाएं कि आपका नाम लोग सर्च करें, तो वो पर्सनालिटी आपको बनानी पड़ती है। वो आपको पर्सनालिटी आपकी पर्सनल पावर से आती है, वो पोजिशनल पावर से कभी नहीं आती। दोस्तों पहले शुरुआत कहाँ से होती है? आपने ज्वाइन किया, आप लोगों को इनवाइट करते हो, लोगों को प्लान दिखाते हो, लोग आपको मना करते हैं। लेकिन आप 100 लोगों को बुलाते हो तो आपके उसमें से मुश्किल से 10 लोग ही आते हैं। आप भी ये लिंक हमारे ख्याल से बहुत जगह भेजते होगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ज्वाइन नहीं करते। लोग मेरे से यही सवाल पूछते, सर मैंने बहुत लोगों को लिंक भेजा लेकिन लोग मीटिंग में आए नहीं, आए तो थोड़ी देर रुके क्यों चले गए। क्यों? क्योंकि वो लोग आपके काम के नहीं थे। 10 लोग ही उसमें मीटिंग में बैठते हैं, और जो 10 लोग होते हैं ऐसे, अगर जब 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें से 100 लोग जो आते हैं मीटिंग में आपके बुलाने से, उसमें से ही केवल 10 लोग आपके साथ में ज्वाइन होते हैं। ये मैं आपको हकीकत बता दूं जिससे कि आपको तकलीफ ना हो काम करने में। और आपको पहले से पता है ना कि ये शराबी है, इसको तो उसको आप कभी थप्पड़ नहीं मारोगे। क्यों? शराबी गाली दे रहा है तो आपको भी थप्पड़ नहीं मारोगे, बोलो शराबी है, पागल है तो है। या कोई पागल है जा रहा है, आपको गाली दे दिया तो आपको क्या माइंडसेट क्या है? वो तो पागल है, उसको क्या उससे बात करनी। वो गाली दे रहा है तो दे लेने दो, कोई बात नहीं। अगर सही सलामत आदमी जा रहा है, उसने पी भले रखी हो और सही सलामत वेशभूषा में देख रहा है, आपको गाली दे तो आप जाकर उसको लड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये पागल नहीं है, तो आप उससे भिड़ने लगते हो। अगर हमारा माइंडसेट ठीक है कि हमें पता है कि 100 लोगों में से 10 लोग ही आते हैं, पहले से पता है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो लोग इसी बात का रोना रोने लगते हैं, सर मैंने तो ज्वाइन किए 1 महीना हो गया, मैंने तो सर 200 लोगों को इनवाइट किया, अभी तो मुश्किल से 15-20 लोग ही आए। अरे भाई इतने ही आते हैं, तो पहले से पता है तो आपको तकलीफ नहीं होगी। कुछ चीजें पहले से जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और 100 लोग जो ज्वाइन कर ले, कि 100 लोगों को बुलाने से 10 लोग आते हैं, और जो 10 लोग आए ऐसे ही 100 लोग जब हो जाते हैं तो 100 लोगों में से 10 लोग मुश्किल से ज्वाइन करते हैं, और उन 100 लोगों की ज्वाइनिंग पे मुश्किल से 10 लोग काम करना शुरू करते हैं, और उन 100 लोगों के काम करने पर आपको मुश्किल से 10 लोग एक्टिव मिलते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं। और वो जो 100 लोग एक्टिव हैं दोस्त, एक्टिव तो बहुत हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बुलबुले होते हैं, और उसके बाद में उसमें से मुश्किल से 10 लोग ही वो सीखते हैं। लर्निंग इज द ओनली एंड ओनली वे टू गो फॉर द लीडरशिप। और जो सीखते हैं 100 लोग, उसमें से कुछ लोग ज्यादा सीख जाते हैं तो वो दूसरी कंपनियों में भाग जाते हैं, चिट फंड वाले में भाग जाते हैं, क्योंकि उनको फिर ज्यादा पैसे कमाने का, जल्दी अमीर बनने का चस्का लग जाता है। तो उसमें से 100 सीखने वाले में से केवल 10 लोग टिकते हैं, और जो 10 टिके उसमें से भी जो 100 हो जाते हैं वो टिकने वाले, तो उसमें से 10 लोग मुश्किल से लीडर निकलते हैं। दोस्तों ये एक रिसर्च के अनुसार ये डाटा दिया गया आपको, क्योंकि इसमें लगभग देखा गया कि लगभग 700 लोगों में से, अगर आइडियल कंडीशन है तो 10 लीडर निकलते हैं 700 लोगों में से। हमने आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताई। तो ये चीजें अगर आपको पहले से पता है ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको लीडरशिप बनना है ना, लीडरशिप आपको क्रिएट करनी है, तो आज आपको उसको फार्मूले बताता हूँ मैं। फार्मूले पे काम करेंगे तो मजा आएगा आपको, है। तो फार्मूले सुनने के लिए आप लोग 5 मिनट और वेट करें, ताकि हम आपको कुछ आपके माइंड की फ्रेमिंग कर सकें। ये तो हमने फ्रेमिंग की कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप ज्यादा लोगों को बुलाने पर कम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि वो हमारे रोल में है नहीं, इसलिए उनको आने की जरूरत भी नहीं है, और उनको दूर ही रहने दो इसमें। दोस्तों अपनी अपलाइन से लीडर कभी भी भीख नहीं मांगता। कुछ हार्ड वर्ड है, बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन अपनी अपलाइन से या अपने कुछ लोगों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप हमेशा ओन की जाती है, डिमांड नहीं की जाती है। मुझे ये दे दो, मुझे लेग दे दो, मेरे नीचे कुछ आदमी लगा दो, मेरे कुछ पैसे उधार दे दो, आप तो अपलाइन हो, है। मेरे मेरे नीचे कुछ बंदे डाल दो सर, मेरी सिटी के कुछ बंदे डाल दो। ये सब क्या है? ये भीख मांगने की बात है। और भिखारी बन करके आप कभी भी अमीर बिजनेसमैन नहीं बन सकते। या तो भिखारी बनोगे या बिजनेसमैन बनोगे। तो भिखारी वाले कभी बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, मुझे बताओ। एक तरफ तो भिखारी, और दूसरी तरफ सोच रहे हो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हाउ इट इज पॉसिबल यार? है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं से कहां से बन जाएगा बंदा?
या तो आप भीख मांगना बंद करो, तो आपके अंदर कुछ नेचर, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज डालेगा कि आप भिखारी अब नहीं हो, अब आप दूसरे मोड में आ सकते हो। तो आपको लोगों को से लेना नहीं, लोगों को देना सीखना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत सारे साथी लोग जो बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो शायद मेरे को कुछ दिनों से जानते होंगे, लेकिन मेरी पास्ट, मेरी बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं तो कुछ चीजें जरूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर हो सकता है कि मेरी अपलाइन भी बैठी हो मेरे यहाँ पर। जो मेरी अपलाइन है उनको मैं सशक्त नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा और मुझे काम करने के लिए फ्री छोड़ा। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने लगभग 18 साल तक मैंने इंडस्ट्री लाइन में जॉब किया। जॉब के बाद में वहाँ तकलीफें तो होती ही, हर जगह होती हैं, बट कुछ अपनी पर्सनल चीजें थी जिसकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी जो पहली कंपनी थी वो थी वेस्टीज, जहां पर मैं यूपी के अंदर हमने रिकॉर्ड बनाए, और यहाँ पर मैं सबसे फास्टेस्ट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना, सिर्फ और सिर्फ 16 महीने में। उसके नीचे जो पोस्ट होती है वो क्राउन डायरेक्टर की होती है। क्राउन डायरेक्टर की पोस्ट मैक्सिमम जो जितने वेस्टिजियंस हैं वो बोलते हैं कि शायद 5 साल तक लग जाते हैं क्राउन डायरेक्टर बनने में, उसके बाद में 5 साल और लगते हैं, तब जाके लोग यूसीडी बनते हैं। मैंने उस चीज को ब्रेक किया और 16 महीने के अंदर यूसीडी का लेवल लिया, जबकि कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। क्यों किया, कैसे कर पाया, उसके बारे में ही हम आज चर्चा करने वाले हैं, और उससे आप कोरिलेट कर पाएंगे। उसके बाद मैं वहां से कुछ चीजों को चलाते हुए मैंने हेल्प इंडिया में ज्वाइन किया, और यहाँ पे 1 महीने में मैं सिटी हेड, और अगले महीने में मेरे यहाँ पर मेरी फैमिली में भी 2 लोग सिटी हेड निकले। फिर मैं चेयरमैन बना, वर्किंग कमेटी का मेंबर बना। ये सारी कुछ चीजें जर्नी करते करते मुझे आपके सानिध्य में अभी 5 महीने हो चुके हैं। मैंने आज तक मैंने अपनी अपलाइन को ना तो वेस्टीज में अपने पास बुलाया, और ना ही मैंने अपनी हेल्प इंडिया में बुलाया। अगर राजकुमार जी हिसार से अगर हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे, जिससे कि हम आज राजकुमार सर से भी बात करेंगे। उनसे बात किए हुए भी मेरे को बहुत सारे दिन हो गए हैं, क्योंकि मैंने कभी उनसे बात ही नहीं कर पाई। बहुत दिनों कभी कभी बात कर पाता हूँ। मैंने कभी भी उनको इस बात के लिए मजबूर नहीं किया कि सर मेरे लिए प्लान दिखा दीजिए, ये मेरा बंदा है इसको बता दीजिए, ऐसा कभी भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे किसी के सामने डिमांड नहीं करनी थी। मैंने उनको बोला कि सर आप बिंदास रहिए। सर ने कई बार मुझे फोन किया, कुछ हेल्प की जरूरत हो तो बताइएगा पंकज जी। मैं आज तक अपनी अपलाइन से, हेल्प इंडिया के अंदर अपनी अपलाइन से ना तो मिला हूं, ना ही उनको मैंने देखा है, ना ही मैं जानता उनको। सिर्फ और सिर्फ फोन से बात करके मैंने ज्वाइन किया था। सर हमने कहा कि बस बाय नेचर, बाय गॉड ग्रेस मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। आई डोंट नो हु आर यू, और स्टिल आई एम नॉट नोइंग हु इज दैट पर्सन। और उसके बावजूद भी मैंने अपनी बड़ी सी टीम खड़ी की। मैं वही चाहता हूं दोस्तों कि वही लीडरशिप मैं आपके अंदर भी देखना चाहता हूं, कि और पूरी हेल्प इंडिया परिवार आपके अंदर देखना चाहता है कि आपके अंदर भी वो लीडरशिप होनी चाहिए। आप किसी से भीख ना मांगे, आप लीडरशिप लो ना यार। उसके लिए हम, जब मैं आया था तो ये ट्रेनिंग चलती भी नहीं थी। ये ट्रेनिंग तो हम लोगों ने बाद में शुरू की। ट्रेनिंग ट्रेनिंग का तो माहौल ही नहीं था उस समय, तो फिजिकल ट्रेनिंग थी। उसके बाद कोरोना महाराज आ गए। अब कोरोना महाराज आ गए, मार्च के आसपास की ज्वाइनिंग है मेरी। अब कोरोना महाराज में फिर तो सब घर में लॉकडाउन हो गए। तो विदाउट एनी सपोर्ट, हाँ थैंक यू सो मच। राजकुमार शायद नहीं है, राजकुमार जी ओके, कोई बात नहीं सर। राजेश सर थैंक यू सो मच, राजेश सर अवेलेबल हैं। महावीर जी हो सकते हैं, ठीक है सर। अब मैं अभी अपन बात करेंगे, और राजकुमार सर का मैं सम्मान करता हूँ, उनसे आज तक मैं नहीं मिला, बट उनकी उनकी आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स हमारे तक पहुंचते रहते हैं। दोस्तों भीख मांगने से बेहतर है कि आप लीडरशिप ले लें। और दोस्तों देखो, गलतियां तो करनी पड़ेंगी। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोगों को गलती करने नहीं देते। अगर लोगों को गलतियां आप नहीं करने देंगे तो लोग गलती नहीं करेंगे, तो अपनी उन गलतियों को सुधारेंगे नहीं। अक्सर क्या होता है कि तू रहने दो प्लान दिखाने को, मैं दिखा देता हूँ। तू दिखा नहीं पाता तो बात नहीं कर पाता यार। अरे भाई बात करना सीखेगा तो बात कर पाएगा। आप उसको गलती करने नहीं दे रहे। अनुज जी क्या लिख रहे हैं, आई डिड ओके थैंक यू। तो दोस्तों अपने को गलतियां करने देना चाहिए, और खुद भी गलतियां करना चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। लोग सोचते हैं चलो भाई पंकज भाई ने तो बोल दिया गलतियां करनी करनी, तो फिर आराम से गलतियां करो, लेकिन वो रिपीट नहीं करनी है दोस्त। रिपीट करते हो तो फिर आप खुद गुनहगार बनते हो। आप रिपीट नहीं करते हैं गलतियां। कुछ चीजों को और अपन डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 लाइनों को,
कि कुछ थोड़ी सी भी सक्सेस मिल जाने के बाद में लोगों के दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं। आपने भी ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जरा सी सक्सेस मिली, सिटी हेड, एक्यू सिटी हेड बने, तो फिर वो लोगों को अपना ऊपर हाथ नहीं रखने देते। क्यों? क्योंकि वो सोचते कि अब तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। नहीं दोस्तों, कभी भी हमेशा बात तो एटीट्यूड से करो। एटीट्यूड से बात करने के लिए कोई मना नहीं करता, बट ईगो के साथ बात कभी नहीं करनी। क्योंकि ईगो ने तो किसी को नहीं छोड़ा, रावण और कंस को भी नहीं छोड़ा, तो हम लोगों को कहाँ छोड़ेगा। वो सत्यानाश करके ही जाता है। तो घमंड नहीं करना है, एटीट्यूड से बात इसलिए करनी है कि कोई भी आदमी आपको अंडर एस्टिमेट भी ना करे और आपका समय खराब भी ना करे, और सही जगह पे सही आदमी से बात करना है, मार्केट की सही तलाश करनी है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, राजेश जी। बिल्कुल दोस्तों, दूसरी एक बात और भी होती है, कुछ लोगों के अंदर पता क्या होता है, मैं अपनी संस्था के अंदर भी कुछ लोगों को देखता हूँ। एक कहावत, एक शेर मारना चाहता हूँ आपके सामने, छोटा सा शेर है कि छत को छत होने का बहुत घमंड था। आप इसका अर्थ निकाल के बताइएगा, तब तक हम लोग आगे लेके चलेंगे सेशन को। छत को छत होने का बहुत घमंड था, एक मंजिल क्या बनी कि फर्श पे आ गई। ये बहुत ही गहरा अर्थ है, हो सकता है कि कुछ लोगों को 2 दिन बाद समझ में आए, लेकिन छत को छत होने का बहुत घमंड था, एक मंजिल क्या बनी कि फर्श पे आ गई। तो दोस्तों यही होता है, कब कौन सी किस्मत किधर लुढ़क जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए घमंड करके क्या करोगे आप। बिंदास अपना काम करना है, लोगों की सेवा करने का मौका दिया है भगवान ने। अभी तक तो नोच खसोट के खाते रहे, लेकिन मौका दिया है। और जैसे एक सज्जन मुझे मेरे को मिले, उन्होंने बोला कि सर आपके यहाँ भी वो मृत्यु पे पैसा देते हैं, और हम भी सर इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, हमारे यहाँ भी मौत पे पैसा देते हैं, तो आपके उसमें और हमारे इसमें फर्क क्या रहा। तो देखो, जिसका जैसा चश्मा है वो तो वही देखेगा। तो मैंने उसको बोला कि बेटा, तुम अभी तक मौत बेच के पैसा कमा रहे हो, हमारे यहाँ जिंदगी बेच के पैसे कमाए जाते हैं। जब भी ऐसा कुछ बात लगे तो आप उनको बिल्कुल बोलिए, अगर मौत बेच के तो खूब खा लिया, अब आ जाओ मेरे साथ हेल्प इंडिया में, या जिंदगी बेच के पैसा खाते हैं, है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो पंचिंग होती हैं, पंच बहुत जरूरी होते हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में, अभी श्री कृष्णा चल रहा है, 9 से 10 चलता है, जिसमें कि अभी महाभारत चल रही है। महाभारत में एक बहुत ही जबरदस्त रोल है, जैसा कि आप सबको पता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, और गंधार नरेश की पुत्री थी, जो कि गंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, और वहां के राजा की बेटी थी। गांधारी की शादी पहले बचपन में एक बकरे के साथ की गई थी। बकरा, बकरा समझते ना? हाँ, गोट का हस्बैंड बकरा, बकरे के साथ उसकी शादी की गई थी, और उसके बाद में धृतराष्ट्र के साथ शादी कर दी गई थी। कुछ वो मंगलिक अंगलिक का कुछ रहा होगा, तो बकरा मर गया था। बकरा मर जाने के बाद में उसकी शादी धृतराष्ट्र के साथ कर दी गई, जब वो बड़ी हुई तो शादी कर दी गई। तो ये बात धृतराष्ट्र को कुछ दिनों के बाद पता चली, जब गांधारी उनके घर पे आ गई, रहने लगी, तो यानी कि धृतराष्ट्र को दिल में हर्ट कर गया, इतने बड़े राजकुमार का बेटा, और उसकी शादी एक ऐसी औरत से कर दी गई, धोखे में रखा गया कि वो विधवा है, क्योंकि वो बकरे से शादी करने के बाद में बकरा मर चुका है। ओके, ऐसा जब उसने धृतराष्ट्र ने सुना, तो उस समय धृतराष्ट्र के घर वालों ने अब उन लोगों को अपने यहाँ बुलाया। और उस समय एक प्रथा चला करती थी कि अगर लड़की पक्ष वाले को लड़के पक्ष वाले अपने यहाँ पर मेहमानी के लिए बुलाएंगे ना, उसमें इतना स्मार्ट जमाना तो था नहीं, तो लोग आराम से 1-1 महीने तक आके दावत खाते रहते थे, मेहमानी खाते थे। इतने लंबे लंबे, आप खुद आपके पिताजी को पता हो कि उनकी शादियों में लोग 3-3 दिन जाके रुकते थे, शादियां होती थी बड़े आराम आराम से। अब हो जाता है एक रात के अंदर फटाफट मामला होता, तब नहीं होता था। तो उस समय गांधारी के टाइम पे जब उनके पिताजी को और उनके दोनों भाइयों को बुलाया धृतराष्ट्र के परिवार वालों ने, और यहाँ पर बुला करके उनका खूब आदर किया, कुछ नहीं बताया, खूब आदर किया, सम्मान किया। और ये उस समय रूल था, जब तक लड़के पक्ष वाले सम्मान करते रहेंगे, तब तक आप अपनी मर्जी से अपने वापस घर नहीं जा सकते। तो
अब रेस्पेक्ट हो रहा है, उनकी आवभगत हो रही, क्योंकि अभी इनकी आवभगत पूरी नहीं है, मतलब इनका मेहमान नवाजी का इनका मन नहीं भरा है, इसलिए उनको रुकना पड़ता था। और उन्होंने रोका उनको, दो भाई और उसके पिताजी जो गांधारी थी। फिर इन लोगों ने क्या किया कि अपना बदला लेने के लिए कि मेरी शादी, मेरे बेटे की शादी या फिर धृतराष्ट्र की शादी जो है वो एक विधवा से करवा दी, इसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने उन लोगों को, उनके दोनों भाइयों को और उनके पिताजी को जो खाना था वो खाना कम देना शुरू कर दिया। पहले थोड़ा सा 5 रोटी देते होंगे, फिर 4 रोटी देने लगे, फिर 3 रोटी। अच्छा, उस समय क्या लड़की वाले आपसे डिमांड नहीं कर सकते, उसमें इतनी ज्यादा सिविलाइज कल्चर था, डिमांड नहीं कर सकते, नहीं भाई मेरे को और दो और दो, तो जो मिल गया वो खा लेते थे लड़की वाले। तो कम रोटियां देने लगे। धीमे धीमे क्या हुआ कि खुराक इतनी कम कर दी, क्योंकि इन लोगों को बदला लेना था और लोगों को जाने ही नहीं दिया। और सालों वो लोग शकुनी का भाई और शकुनी का पिताजी उसके यहाँ रुके, और उन लोगों ने एक एक रोटी देना शुरू कर दिया, फिर आधी रोटी देना शुरू कर दिया। अब ऐसे में जब धृतराष्ट्र, उसके जो शकुनी के पिताजी थे, उन लोगों ने कहा कि बेटा अगर हम लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे, इन लोगों ने तो हमें फंसा लिया है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते कल्चर के चलते हुए। हाँ, और अब ये हमें मारने की पूरी प्लानिंग करके बैठे, क्योंकि मुझे भूखों मारेंगे ये लोग, इसलिए मुझे इस बात की शंका है। तो उनके पिताजी ने कहा कि एक काम करते हैं कि हम सब लोग आधी आधी रोटी खाएंगे तो फिर तीनों मरेंगे, उससे बेहतर है कि जब खाना आएगा तो तीनों का खाना एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, तो कम से कम एक व्यक्ति जिंदा रहेगा जो इन लोगों से बदला लेगा, कौरवों से बदला लेगा। इस बात को जब ये प्लानिंग की उनके पिताजी ने, गांधारी के पिताजी ने, तो चुना शकुनी को। शकुनी जो है क्या काम करेगा, शकुनी को सारा खाना दे दो, ये खा के जिंदा रहेगा। और फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद उसका भाई मर गया भूख से, क्योंकि वो लोग खाते नहीं थे। उनके पिताजी की हालत खराब होती कि पिताजी को और शकुनी को जो खाना आता था वो खाना शकुनी और उसके पिताजी का वो पूरा शकुनी ही खा लेता था। ऐसे करके उनके पिताजी की भी हालत खराब होने लगी और उनके भी मरने का एक दिन आ गया। जब उसका पिताजी मरने जा रहा था तो उस समय का वक्तव्य सुनिए और नोट करिए इस बात को कि उसके पिता ने क्या किया कि शकुनी के टांग में इतनी तेजी से मारा मौत से पहले कि शकुनी की टांग टूट गई। तो शकुनी ने पूछा, पिताजी मेरी ये टांग आपने क्यों तोड़ दी जाते जाते, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? तो उसके पिताजी की एक अंदर की आवाज थी जो एज ए अपलाइन की आवाज होती है, उसकी आवाज थी कि इन लोगों से आप जब बदला लोगे तो आपको याद रहना चाहिए कि तुम जिंदा किस लिए हो, क्योंकि जब तक तुम्हारी टांग में दर्द होगा, जब जब तब तक तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस लिए यहाँ पे जिंदा रहे, हम लोगों ने आपको तुमको किस लिए जिंदा रखा, तो भूल मत जाना। और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे मेरा अंतिम संस्कार करवाने के लिए तुम इनसे मोहलत मांग लेना। रह गया और उसके जो पिताजी हैं उन पिताजी की हड्डियों से उसने पासे बना लिए, और पासे बनाने के बाद में उसने उसका यूज करना था उसको। तो आपको सबको पता है कि उसने पासे बना करके पूरी महाभारत करवा डाली, एक एक को चुन चुन के मरवाया, उसके पूरे वंश का नाश करवा दिया, धृतराष्ट्र के वंश का नाश करवा दिया। और हर बार जब भी वो अपनी मदिरा पीता था या फिर बहकावे में आता था, जब जब वो लड़खड़ाता था, जब जब उसके पैरों में दर्द होता था, तब तब उसको अपने पिताजी की याद आती थी। और उस याद के चलते वो अपना जो रोल था वो रोल निभाता था। ठीक ऐसे ही अक्सर आपकी अपलाइन आप लोगों को, हम सब लोगों को क्या करती हैं, कभी कभी ऐसा कुछ दर्द देती हैं, ऐसी कुछ बात बोल देती हैं, ऐसा कुछ पंच मार देती हैं जिसका दर्द, जिसका टीस उठता है लोगों के दिमाग के अंदर। वो दर्द जब जब उठता है ना, तब तब आप अपने काम करने की तरफ बढ़ जाते हो। लोग आपको हो सकता है कि आपकी अपलाइन ये तक कह दे कि तुझे शर्म नहीं आती कि तुम आए किस लिए, तुम जिंदा ही किस लिए हो, तुम किस लिए पैदा हुए भाई? अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों 4 लोगों से बात नहीं कर सकते तो हो सकता है वो दर्द तुम्हारे दिल में बैठ जाए और आप उस दर्द को निकालते निकालते एक बहुत बड़े लीडर बन जाओ। दोस्तों, वही दर्द उसके अंदर, राइट, पुष्पेंद्र जी ने कहा, वही दर्द उसके अंदर
तीस बन के कराहता रहा और उसने उसके पूरे वंश का नाश करवा दिया, जिसका पिता और जिसका भाई उसकी आंखों के सामने भूख से मरा, वो भी सिर्फ उन्होंने बदला लिया तो उसने भी बदला लिया। ये एक छोटी सी कहानी हमने कोटेड की आपको अपलाइन की महत्ता, उसकी बातें और उसकी चुभने वाली बातें। आपको हो सकता है किसी ट्रेनिंग में भी हम लोगों की बातें चुभ जाएं। ये कभी कभी हम सब लोग भावावेश में आकर के बहुत सारी चीजें ऐसी बोल जाते हैं, लेकिन कभी उनको दिल पे नहीं लेने का, उनको अपने लिए टारगेट बना के काम करने का।